बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कल का जलसे के बाद की सूरत हाल का जो आफ्टर शॉक्स का सिलसिला है वो अभी तक जारी है कि कल शेर अफजल खान मरवत की गिरफ्तारी पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर होती है और फिर उसके बाद पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर या पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारियां होती हैं और रात गए तक ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहता है। एक तवील फहरिस्त है कि जिसके मुताबिक गिरफ्तारियां थी और आज सुबह ये मालूम पड़ा कि तमाम गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को लूप में लिया गया, यानी उनके इल्म में ये चीज़ें थी। सवाल ये पैदा होता था कि उनको फहरिस्त क्या तमाम अराकीन की फराहम की गई थी। आज जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ और पार्लियामेंट के इजलास के अंदर गुफ्तगू होना शुरू हुई तो उस पर यह सवाल उठा कि पार्लियामेंट के प्रेमिसेस के अंदर से किसी की गिरफ्तारी किस तरीके से हो सकती है। पहली बात तो ये कि अगर उनके इल्म में था तो आज अयाज सादिक साहब फिर उस तरीके से ना बोलते। दूसरी बात ये कि अगर उनके इल्म में था और उनकी इजाजत के साथ ही ये कुछ हुआ तो आज वो तमाम रहनुमाओं को बैठाकर उस पर एतमाद में ना लेते। और फिर तीसरी बात ये कि आज जब ये गिरफ्तारियां हो चुकी थी और उसके बाद बैरिस्टर गौहर जो है वो संगजानी के मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके हैं जबकि दीगर रहनुमाओं की 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है, तो आज अयाज सादिक साहब ने भी बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली ये कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा बोले हैं जिसमें सैयद नवीद कमर और दीगर रहनुमा बोले और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों का अगर कोई इख्तियार नहीं है और यहीं से गिरफ्तारियां होंगी तो फिर हमारी ताकत क्या है और पार्लियामेंट के इस वक्त इस्तेहकाक क्या है, जिसके ऊपर बेशुमार बातें हुई हैं और उन्हीं बातों को लेकर अब आइंदा का मंजरनामा वजह हो रहा है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एक किसी भी मेंबर पार्लियामेंट की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह करना होता है। दूसरा, पार्लियामेंट की प्रेमिसेस कि जिसके अंदर का इस्तेहकाक ये है कि वहां पर की गई वही बातें जो आपने अगर जलसे में की है वही बातें अगर पार्लियामेंट के अंदर की जाएं तो उसके ऊपर ना कोई FIR दर्ज होती है ना कोई मुकदमा होता है। वो स्पीकर का इस्तेहकाक होता है कि वो उसको हज़फ कर दे या फिर उसे पार्लियामान की कार्रवाई का हिस्सा बना दे। तो स्पीकर का किरदार क्या रहा इस पूरे अमल में? अयाज सादिक साहब की ज़रा गुफ्तगू सुनिए कि उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर क्या राय दी है, फिर इसको मौज़ूए बहस मज़ीद बना कि आज के मंजरनामे के बाद जो इत्तेहादी जमातें हैं या जो अपोजिशन है वो किरदार क्या अदा करना चाहते हैं। कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। 2014 में मैंने खुद FIR कटवाई थी और आज भी अगर कटवानी पड़ी तो यहाँ जो पुलिस का अमला बैठा है मैं वहाँ पे FIR कटवाऊँगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने कहा कि उन लोगों पे FIR कटवाई जाएगी। इनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके रहनुमा सैयद नवीद कमर का क्या कहना है वो भी ज़रा मुलाहिजा करें। ऑन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑन पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा? यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की बात भी सुनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की भी बात सुनी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने क्या कहा है और ख्वाजा आसिफ साहब का भी क्या कहना है वो भी जरा मुलाहिजा कर लें। जमहूरियत में, सियासत में अरेस्ट भी होते हैं। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। मैंने इनको सारी बातें वो कही हैं जो इन्होंने करी हुई हैं। मुझे ये बताएं ये किसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है। राना साहब, गुफ्तगू आपने ख्वाजा आसिफ साहब की भी सुनी, कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पे अयाज सादिक साहब की सुनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PTI की, क्या निचोड़ निकालते हैं इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासिर साहब, ये जो भाई रेडी वाला घर है ना, ये गेट के साथ, अगर आज जाके ये वीडियो दिखा के रात वाले वाक़या उनको ही बताएं। अगर आप उससे पूछते कि अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने ये बात कही है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है, नवीद कमर साहब ने ये बात की है, फ़लाँ बंदे ने ये बात की है, तो आप क्या नतीजा निकालते? तो वो 1 मिनट से पहले नतीजा निकाल देता। इसलिए कि आज की सारी गुफ्तगू का, रात की सारी कार्रवाई
इस पाकिस्तान के छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक सब ने देखी। रात जिसने टीवी लगाया उसे टीवी में यही नजर आया, जिसने मोबाइल पकड़कर सोशल मीडिया देखना शुरू किया उसको यही नजर आया, जिसने किसी महफिल में जाकर कोई बात की उसे यही पैगाम मिला। अब बात बड़ी सिंपल सी है। कल टीवी पर चलना शुरू हुआ पार्लियामेंट के इजलास के फौरी बाद के फला गिरफ्तारियां होगी। उसी वक्त में या उससे कुछ टाइम पहले या बाद एक इजलास था जिसमें शाइया था, खाना भी दिया गया। उसके बाद तमाम के तमाम अरकान असम्बली, हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदारान, कोई ऐसे शहर में नहीं था जहां पर केबल नेटवर्क का मसला हो, जहां वह टीवी की तार ना हो, जहां पर उनके मोबाइल पे नेट ना चल रहा हो, जहां पर उन्हें दुनिया से बिल्कुल बेखबरी हो। वो सब कहाँ थे? इस्लामाबाद में, जहां हर चीज़ नज़र आ रही थी, जहां एक एक लम्हे की खबर आ रही थी, जहां उन्हें पता चल रहा था कि जनाब वो पार्लियामेंट हाउस जिसके ऊपर कपड़े लटकाने पर, जिसके बाहर एहतजाज करने पर इमरान खान पर पर्चा हुआ था, इमरान खान पर FIR दर्ज हुई थी, ताहिरुल कादरी पर FIR दर्ज हुई थी, जिस पर आपने कहा था ये पार्लियामेंट पे हमला नहीं, ये पाकिस्तान के उन तमाम मुहतम अफराद की उस अहम तरीन मुकद्दस जगह पे हमला है जहां पाकिस्तान भेजता है। ये पाकिस्तान है। कल आपका क्या ख्याल है? अयाज सादक सबको नहीं पता था ये सब कुछ हो रहा है? वजीर कानून को नहीं पता था ये सब कुछ हो रहा है? पीपल्स पार्टी की क़यादत को नहीं पता था? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं पता था? सबको पता था। अगर स्पीकर साहब रात को ये ऑर्डर अहकाम जारी करते, मैं टीवी पे देख रहा हूं, आप टीवी पे देख रहे हैं, 8 बजे के प्रोग्राम से लेकर रात 12 बजे तक होने वाले प्रोग्राम्स, सुबह 3 बजे तक होने वाली टीवी की नशरियात, सब में ये चल रहा था ना, नजर आ रहा था कौन कमरों में बैठा है, खाना ले जाके कोई दे के आ रहा है, खाना ले दे के आने वाले बाहर गिरफ्तार हो रहे हैं, फिर एकदम लाइटें बंद हो गई, सारा कुछ हुआ। तो भाई सारा पता था, चले मान ले, मैं एक बात ये मान लेते, इन्हें कुछ नहीं पता था, ये जल्दी सो गए और इन्होंने मना कर दिया सब ने, जितने भी थे, कि हमें कोई ना उठाए, हमने सुबह असम्बली में एक बड़ी अहम तरीन कार्रवाई करनी है, बड़े अहम तरीन इजलास है, चले मान ले, सो गए जी। सुबह उठे, असम्बली में गए, असम्बली में तकरीर हुई, ये सारा कुछ हुआ, IG साहब को बुला लिया गया, असम्बली की फुटेज देख ली गई। ये असम्बली की फुटेज को ढाका से तो नहीं आनी थी ना, हमारी असम्बली थी ना, कि ढाका की असम्बली थी? 1 घंटे की फुटेज देखने में मैं अर्ज कर, ढाका की असम्बली थी या हमारी असम्बली थी? हमारी असम्बली। अच्छा चलो, मैं अच्छी पता लग गया ना, मैंने कहा ढाका की असम्बली ना। फुटेज देख ली, फुटेज में नजर आ गया कौन कौन आदमी है। अभी तक FIR दर्ज हुई, अभी तक किरदारों का तयन किया गया, अभी तक किसी को मुअत्तल किया गया नहीं ना, किया गया। आप तौहीन ने, और तौहीन का कानून ले आते हैं कि जनाब तौहीन, क्या नाम था कानून का? अदालत वाला? नहीं, वो एक हत्या इज्जत का कानून ले आते हैं। आप पीडा एक्ट ले आते हैं, जनाब असम्बली के फलां शख्स के मतलब कोई बात नहीं करनी, आप फलां के मतलब कोई बात नहीं करनी, आपने फलां के मतलब कोई बात नहीं करनी, आप हर चीज, आप मुकद्दस है, बिल्कुल मुकद्दस है, हम मानते हैं, आप हमारे नुमाइंदे हैं, हम मानते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अपने घर के अंदर बैठे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आप 24 घंटे से ज्यादा गुजरा टाइम गुजर जाने के बावजूद भी तयन नहीं कर सकते किसका ज़िम्मेदार कौन है, तो फिर क्या आप इस चीज के काबिल हैं? तो क्या फिर हम ये तवक्को रखें कि हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ करेगा? क्या ये कौम तहफ़्फ़ुज़ रखे, ये यकीन रखे कि इनका तहफ़्फ़ुज़ कोई करेगा? सबको इल्म था, माज़रत से हर चीज का हर शख्स को इल्म था, लेकिन करना नहीं था, नहीं किया। बैरिस्टर गौहर डिस्चार्ज हो गए एक मुकदमे से, बाकी सारे जो इनके पार्लियामेंटेरियन थे, बाकी सारे 8-8 रोज के
जिस्मानी रिमांड पे चले गए और आपने वो FIR भरी है ना? जी सर। जी। अली अमीन गंडापुर ने अपने गनमैन से गन छीन के तान ली है, और जिस शख्स ने जिंदगी में मेरे 9mm क्या 7mm क्या किसी चीज की पिस्टल की गोली नहीं पकड़ी, उसके हाथ में भी पिस्तौल पकड़वा दिया। और सारी दुनिया ने देखा यार कि जलसा कहां पे हो रहा है, सारे स्टेज पे मौजूद हैं, सब खत्म होता है जलसा, सब चले जाते हैं। FIR उस वक्त नहीं कटती, FIR गिरफ्तारी के बाद कटती है। क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है कि पहले पकड़ लो उसके बाद FIR दे दो? ये क्या है? ये तमाशा नहीं तो और क्या है? हाँ, जिसने गलत किया था पकड़ते, जेल के अंदर फेंकते, कार्रवाई करते, ये आपका हक बनता है। आज जमीयत उलमा इस्लाम की मैं उस बीबी को सलूट करता हूं जिसने बिल्कुल स्टैंड लिया, बिल्कुल स्टैंड लिया। हालांकि नूर आलम साहब उसके आगे बैठे हुए तो उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं लिया वो नहीं बोले, उस बीबी ने बोला स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि ये गलत है, जमीयत उलमा इस्लाम इसमें बिल्कुल आपके साथ खड़ी है। बात बड़ी सिंपल सी है भाई। मैं तो उस दिन देखूंगा, कल अगर इजलास में ये आवाज़ आती है कि जनाब हमने तयन कर लिया, लोग पकड़े गए और जनाब ये लोग हैं, ये FIR दर्ज हो गई, फिर तो मेरी पार्लियामेंट की बालादस्ती को मैं सलूट करूंगा। फिर मैं पार्लियामेंट के एहतराम और इज्जत और तकरीम के लिए अपना भी सब कुछ कुर्बान करूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पार्लियामेंट को एक बात जहन में रखनी चाहिए, फिर आपके मुतल्लक बात करने पर कोई कानून भी लागू नहीं होना चाहिए। फिर आप इतने मुकद्दस नहीं, आप अदालतों के फैसले ना माने, आप तौहीन अदालत का कानून ना माने, आप यहां तक करें कि जनाब अदालत कोई फैसला देती है हम अमल दरामद नहीं होने देंगे, तो फिर आपके साथ ऐसे ही होगा। आपने जब खुद उस जुर्म में शरीक के जुर्म बन जाते हैं जो आपके लिए खतरनाक है, तो फिर आपके घरों के अंदर इसी तरह होगा। अब तो स्पीकर कितना रोल अदा करते हैं। यहाँ तो इत्तेदाद एहसन अयाज सादक साहब को ये फैसला करना होगा कि वो वाकई स्पीकर है, तो यहाँ फिर सियासत होगी। और मैं आपको एडवांस में लिख के दे रहा हूँ, ये सियासत होगी। राना साहब, अली अमीन गंडापुर के बारे में क्या बात करेंगे? कहा जा रहा है कि उन्होंने PTI को एक बंद गली के अंदर धकेल दिया। मैंने सलमान अकरम राजा की पूरी गुफ्तगू सुनी है, सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद जो पहली बाकायदा उन्होंने। ठीक है, तो बंद गली में कौन है या कौन नहीं है इसका फैसला ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, एक ऐसी गली में बहुत सी सियासी जमातें दाखिल हो चुकी हैं कि अगर वहाँ से इत्फाक से निकलेंगी तो निकलेंगी, नहीं तो उसी गली में तमाम सियासी जमातों का सियासी कत्ल उसी गली में होगा। बस ये मैं आपको एक बात बताऊँ। अच्छा, जमहूरियत को लेके बहुत सारी बातें होती हैं। कौन सी जमहूरियत? मैं सर वैसे नहीं, जमहूरियत है कौन सी? आप वैसे कह रहे हैं, वैसे कौन सी जमहूरियत है मुझे बताएं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि दावेदारी उसकी हर जगह पे होती है। ये जरा एक और दावेदारी है जो राना तनवीर साहब ने की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। उनकी जरा गुफ्तगू सुने कि राना तनवीर साहब का क्या कहना। जितना जमहूरियत को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, जितना पाकिस्तान को इन लोगों ने पहुंचाया, आज पाकिस्तान जिस हालत में है इन लोगों की वजह से है। कहते हैं जी, पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान को जिस हद तक नुकसान पहुंचाया इन्होंने पहुंचाया, और इस हालत में भी पाकिस्तान इन्हीं की वजह से। और पॉइंट आउट वो कर रहे हैं PTI को। चलें जी, मैं हिस्ट्री गिनाना शुरू करूं अगर आपको बुरा ना लगे। जी जी, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं इजाज़त दें। मैं कौन सा राना तनवीर साहब का रिश्तेदार हूँ सर? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ आप उनके रिश्तेदार हैं। जी जी, लेकिन आप जमहूरियत के कई चैम्पियंस जो है ना उनके बड़े तरफदार है ना। जी जी सर, हुक्म। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मार्शल लॉ के दौर में किस सियासी जमात को सहूलतें मिली हैं? PMLQ, PMLN। सबसे ज़्यादा हुकूमतें किसने गिराई हैं? हुकूमतें किसने गिराई हैं? जमहूरी हुकूमतें, मुस्लिम लीग नून ने। पीपल्स पार्टी की जितनी दफ़ा हुकूमत गिराई मुस्लिम लीग नून ने। मोहम्मद खान जोनीजो को वज़ीर आज़म शिप से हटाया मुस्लिम लीग नून ने।
जमहूरियत को नुकसान किसने पहुंचाया? तो मुस्लिम लीग नून ने बचाया ना भाई। तो राना तनवीर साहब हमारे बड़े हैं, बड़ा एहतराम है उनका, वो क्यों नहीं याद आता उन्हें? फिर वो कहते जमहूरियत का नुकसान। तो जमहूरियत को नुकसान इससे बड़ा क्या है कि जब भी जमहूरी दौर आया, बेनजीर के खिलाफ पंफलेट किसने फेंकवाया गाड़ियों उससे, जहाज से। कल तो यहाँ पे बड़े मेरे भाई नाराज होके गए हैं और आज मुझसे फ़ोन पे गिले शिकवे मुझसे बड़े कर रहे थे। तो मैंने तो आज वीडियो भी अपने मोबाइल में बड़ी लोड करके लाया था कि सुना दूँ। अच्छा, तो गिले शिकवे भी करते रहे बाद में? बाद में करते रहे जी। अच्छा, तो चले मेरे भाई हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता। हमारे भी भाई हैं, लेकिन वो टिकटॉक के ऊपर भी उन्होंने अच्छी खासी कंपेन चलाई है अपनी। अच्छा, क्या चलाई है कंपेन में टिकटॉक? यही वो उन्होंने वो वीडियो जो हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे उसकी वीडियो उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने कैमरामैन से बनवा के भी चलाई। वाह जी वाह, इसका मतलब तैयारी करके आए हुए थे। अच्छी बात है, चले ये बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह उनको हिफ्ज़ व मान में रखे। अगर उन्होंने किया तो कल से हम भी शुरू कर देंगे। फिर जवाब देना तो फिर फ़र्ज़ बनता है ना, आज गिरा शिकवा ना हो तो भाई हैं हमारे। ऐसे वो बात यह है बड़ी सिंपल सी और बड़ी क्लियर सी और बड़ी वाज़ेह सी, कोई दूसरी राय नहीं, कोई तीसरी राय नहीं। इस पाकिस्तान की जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पहुँचाया। इमरान खान की हुकूमत किसने ख़त्म की? मुस्लिम लीग नून और उनके PDM ने। उसके बाद आप अगर देखते जाएं मतवातर, नून लीग और पीपल्स पार्टी के फड्डे में सबसे ज़्यादा दफ़ा हुकूमत अगर ख़त्म की तो मुस्लिम लीग नून ने की। वो जमहूरी हुकूमत थी ना भाई, कोई मार्शला तो नहीं था। और अगर जन्नत ज़िया का दौर आया तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसने इक़्तिदार के मज़े लूटे बेनिफिशियरी पाकिस्तान तो मुस्लिम लीग नून थी। तो राना तनवीर साहब को याद रखना चाहिए था, शायद वो भूल गए हैं सारी चीज़ें, है ना। लेकिन हमें नहीं, हमें याद कराना चाहिए। यासिर साहब, जमहूरियत के इसी मंजरनामे के ऊपर जमहूरियत की जो रखवाली जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका स्टैंड लेंगे कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, कल के मंजरनामे बिलखुसूस बात करते हैं कि इसके बाद की जो अपकमिंग ट्रेलर्स इसके आने हैं और इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो किस किस को भुगतना पड़ेंगे। और अगर यही रीत रिवायत जो आज जन्म ले रही है, ये कल को इसकी लपेट में कोई और आएगा तो फिर उसका मौक़िफ़ क्या होगा। कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, ऐवान पार्लियामान के अंदर बहुत सारी जमातें होती हैं, आपके शख्सी इख्तलाफात भी होते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब कोई ऐवान के अंदर खुशगपियों का माहौल बनता है तो तमाम जमातों के रहनुमा एक साथ ही होते हैं। वो अपने हुकूक की जंग लड़ना भी अच्छे तरीके से जानते हैं और एक दूसरे का दिफा करना पार्लियामान के हुकूक के हवाले से भी अच्छे तरीके से जानते हैं। जो कल रात का वाक़या हुआ है कि पार्लियामेंट के प्रीमिसेस के अंदर से जो गिरफ्तारियां हुई, चले पार्लियामेंट के लॉजेस के बाहर की बात छोड़ दें, वो प्रीमिसेस के अंदर से गिरफ्तारियों का होना और फिर आज सुबह ये चलना कि बाखबर ज़राए ये बताते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनके इल्म में थी ये गिरफ्तारियां। तो ये जो रीत है, ये जो इजाज़तनामा है, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर हम पाकिस्तान के अमूमी मंजरनामे पे ध्यान देते हैं तो पिछले 76 साल में जमहूरी अमल के और इदारा जाती बेहतरी और जमहूरियत की स्ट्रेंथनिंग में तो हम नीचे ही जा रहे हैं। ख़ास तौर पे 1977 से ऑनवर्ड, बल्कि 1970 में भी जब मुल्क 2 लख्त हुआ था उसके बाद से जो भी सूरत हाल बनी है उसमें कोई बेहतरी का सामान तो नहीं हुआ। तलखियाँ बहुत बड़ी हैं, लेकिन जो माजी करीब है, माजी करीब में इन रवैयों को हमने और ज़्यादा आम या मामूल बना लिया। यूँ तो पाकिस्तान उन बदकिस्मत ममालिक में है जिसकी पार्लिमानी तारीख ये है कि हमने अपना एक डिप्टी स्पीकर हाउस के अंदर कत्ल कर दिया। कई दफ़ा हम एक दूसरे के गिरबान पकड़े और लोगों को उठाया गया। तो एक लंबी बड़ी तारीख है, उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पिछले कुछ अरसे के दौरान तलखी ओवरऑल बढ़ गई, उस सियासत के अंदर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है और सियासत उस तलखी को और बढ़ाने का बायस कर रही है। यानी हमारे अंदर जो जमहूरी इदारों को लपेटने का अमल था वो भी बड़ा
नंग धड़ंग हो गया। अदालतों के अंदर, अदालतों की इन्वॉल्वमेंट सिस्टम के अंदर वो भी बड़ी नंग धड़ंग हो गई। और सियासी जमातें खुलेआम एक दूसरे के गले पकड़ने लग गई और एक दूसरे को ख़त्म करके अपनी बका कायम रखनी या उसकी वजूद को ख़त्म करना और अपना वजूद मुसल्लत करना, ये रवायत बन गई। इसको कामयाबी की दलील समझा गया। सो ये ओवरऑल समाजी ढांचा है जिसमें हमारा मजहबी ढांचा भी ख़राब हुआ, हमारा अदालती ढांचा भी ख़राब हुआ, सियासी ढांचा भी। आज हम उसके समरात देख रहे हैं, असरात देख रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ये बड़ा अफसोसनाक, बड़ा तकलीफदेह है। और इससे पहले भी ऐसा होता रहा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा है। और इन हालात में इन दिनों हम भी जब अपोजिशन में थे या हुकूमतों में थे तो डायलॉग के एक रास्ते खुले रहते थे हमेशा, और कुछ न कुछ चीज़ें मकालमे के ज़रिए ठंडी हो जाती थी। लेकिन वो चलते चलते हम असूलों से इन्हिराफ करते करते, कानून से इन्हिराफ करते करते आज यहाँ आके खड़े हो गए हैं कि अब अच्छी बात कहना मुश्किल हो गया। और ये बात सिर्फ सियासत में, अदालत में, इबादत में इन जिनों को नहीं है, ये सहाफ़त में भी उतनी ही वो रवज हो गई। ये बहुत अफसोसनाक और तकलीफदेह है। जो जो इसको देखता हूँ, उड़ता हूँ, परेशान हूँ। कमर समाल कायरा साहब, अभी हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी हुकूमत पे शब खून मारा गया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ अदवार की हुकूमतें। सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को, जमहूरी हुकूमतों को तोड़ा गया, किसी ना किसी के ज़रिए, किसी ना किसी ने पीछे खड़े होके ये सब कुछ किया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी भी, आज भी पीपल्स पार्टी ने असम्बली के अंदर इस चीज़ की मजम्मत की और उसके बाद अवामी इशू पे बात की, किसी ज़ाती इशू पे बात नहीं की। क्या बाकी सियासी जमातें इस तरबियत में नहीं आ सकती? राना साहब, अल्लाह करे सब सीखे। हम भी, हमारे अंदर भी वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमें भी। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि बिलाशुबा जिन चीज़ों की, जिन रवैयों की हामिल पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें उनको भी ये रास्ते इख्तियार करने चाहिए। हमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। एक गुजारिश सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी की न सिर्फ हुकूमतें छीनी गई, न सिर्फ हमसे इक़्तिदार छिना, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई, हमारा कत्ल हुआ, जेलें, फांसियाँ, कोड़े, क्या क्या नहीं हुआ। और उससे ज़्यादा हमारी नीयतों पे शक हुआ, हमें मुल्क दुश्मन समझा गया। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासत में तलखी या इदारा जाती इन्हिराफ या लड़ाई, उसके अंदर एक लाइन रखी कि उस लाइन से क्रॉस नहीं करना। और फिर अपने किए हुए अमल से, अपने माजी से, अपनी जमात के साथ इस मुल्क की उमूमी तारीख को देखते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने रिकन्सिलिएशन का वो रास्ता इख्तियार किया, जिसको बाद में गाली का नाम दे दिया इमरान खान ने। लेकिन वही एक जमहूरी अमल है कि आप दूसरे की राय सुनने का हौसला पैदा करें। आप राना अजीम साहब मुझसे इख्तलाफ करते हैं, मुझ पर तनकीद करने का आपका हक है, मुझे वो सब्र से सुननी चाहिए। लेकिन जब मैं कोई बात करूँ, मुझे भी आपसे इख्तलाफ करने का हक है, आप भी उसी सब्र से सुनिए और हम एक दूसरे की बात को ओपन माइंडेड सुनने की कोशिश करें। हमारे यहाँ ये हो गया है कि ताकत का कानून मुरव्वज हो गया, आइन पीछे रह गया। और उसके बाद हमारे यहाँ ये मकालमा आम हो गया, ये रवैया आम हो गया कि जो मैं कह रहा हूँ, ये घर के अंदर भी है, ये उस्ताद भी है, ये आलम भी है, ये हर जगह, कि जो मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है और इसको माना जाए। और मैं अपनी राय दूसरों पे मुसल्लत करना चाहूँगा। और यहाँ तक चला जाता हूँ कि मुझे समझ आ जाती है कि मैं गलत हूँ, गलती मानने को तैयार नहीं होता, बल्कि उस पर मुसर रहता हूँ। ये हमारा अमूमी और कौमी रवैया बन गया है, जो बर्बादी का रवैया है, बेहतरी का नहीं। अच्छा कायरा साहब, आप शायद इससे इख्तलाफ करें। एक वक्त बीच में ऐसा आया था कि बेशुमार ट्रांसमिशंस में आपके साथ गुफ्तगू होती थी तो किसी सवाल के ऊपर आपके लहजे में तलखी आ जाती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसमें क्या देखने में आया कि लहजे और मिजाज के अंदर ठहराव देखने में आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के अंदर भी ये अक्स दिखाई दिया है। लेकिन एक चीज़ मालूम नहीं पड़ी कि दौरे हाजिर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तो चले पुराने रहनुमा तो खामोश हो गए, जो नए आए उनके मिजाज में अक्खड़पन बहुत ज़्यादा है। और जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लेबल लगा के की जाती थी, अब उस तरह का रिएक्ट वो करना शुरू हो गए हैं। उसके पीछे की वजह क्या नजर आती?
ये जो सोशल मीडिया की इंट्रोडक्शन है ना, और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके हमारा जो फॉर्मल मीडिया, ये मेरी जाती राय है जी, हो सकता है इसमें गलती भी हो, तो सोशल मीडिया उसके अंदर जो चलने वाली डिबेट है उससे इन्फ्लुएंस होकर जो फॉर्मल मीडिया हमारा ये जो डिबेट करता है ये बड़ी क्विक हो जाती है, और इसमें बदकिस्मती से हमारा समाज भी अक्सरियत में गाली गलौज, ऊंची आवाज, धौंस धांधली, उसको ज्यादा, ताकत को ज्यादा पसंद करता है। ऊंची आवाज में गाली गलौज करने वाले को भी, उसकी भी बड़ी हैसियत है। हम वो समाज है जिसके अंदर बदमाशों को भी इज्जत की जाती है, उनको भी बड़ी ताजीम से, या उनके भी एक खास ग्रुप होता है। ये सारी सोसाइटी तो नहीं होती, लेकिन सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा उनको भी मानता है। लेकिन चलते चलते हुआ ये कि हम आइन भूल बैठे, कानून भूल बैठे, और फिर आपके समाजी रवैये भी खराब हुए। तो जो ऊंचा बोला, जिसने झूठ बोला, जिसने ताकत की बुनियाद पे मेरी चीजें छीन के, करप्शन करके किसी तरह भी अपने आप को इक़्तिदार में या समाज में मोतबर बना लिया, वो हमारा मोतबर बन गया। इस रवैये ने हमारी नई नस्ल को प्रमोट किया है, उनको इनकरेज किया है कि अब ऊंची आवाज़ में मुझे कोई गाली देता है तो मैं बजाय इसके कि उसकी गाली को मजम्मत करके आगे बढ़ूँ, मैं उससे ऊंची आवाज़ में गाली देता हूँ। उसकी वजह ये भी है कि जो मीडिया के अंदर डिबेट हो जाती है, या मीडिया के अंदर जो ट्रोलिंग होती है, या बाकी चीज़ें होती है, उसके नतीजे में लोगों का ओपिनियन बड़ी तेज़ी से बन जाता है और वो कंसोलिडेट हो जाता है। उसको तोड़ने के लिए जो बंदा बाद में शुरू होता है वो लेट हो जाता है, और इसको हमने अपनी कमज़ोरी समझ लिया है। ये है शॉर्ट लिव, लेकिन इस तरह है। दुनिया के अंदर अब आस्ता आस्ता इस अमल से आगे ही आ गई है, और वो इन टूल्स के इस्तेमाल के बारे में भी नए कानून, नए ज़ाब्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम अभी उसी जगह खड़े हैं कि जब ताकत के जोर पे सब कुछ छीन लिया जाए तो उसको बहादुरी गिना जाता है, ताकत गिना जाता है, उसको लेजिटिमेसी मिल जाती है। यही तरीका हमने अपने इंसानी रवैयों में भी अडॉप्ट कर लिया है, कारोबारों में भी अडॉप्ट कर लिया है। ये हर जगह यही बदकिस्मती है। आप मौजूदा सियासी हालात में, मौजूदा सियासी तनाव में आप क्या देख रहे हैं? जमहूरियत ख़तरे में है या जमहूरियत बेहतरी की तरफ जा रही है? राना अजीम साहब और नवाबजादा नसरुल्लाह साहब से मंसूब एक बात है। उनसे एक साथी ने सवाल किया, आप जैसे दोस्त ने, कि नवाबजादा साहब ये क्या बात है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत पनपती नहीं है, कुछ अरसे के बाद जमहूरी डिरेल हो जाती है, फिर कुछ अरसे के बाद बहाल होती है, तो ये पक्का अपनी जगह क्यों नहीं बनाती? तो उन्होंने बड़ी तारीखी बात कही थी। उन्होंने कहा था, भाई जब आप जमहूरियत के पौधे को हर 2-4 साल के बाद उखाड़ के देखेंगे इसमें जड़ें पकड़ी हैं कि नहीं, तो फिर क्या जड़ पकड़ेगी। सो यही सूरत हाल है, हमें अफसोसनाक। लेकिन मैंने अर्ज़ किया था कि आप इसको, इस मुकाबले ने, इस इकोनॉमी के मुकाबले ने, इस कामयाबी की दलील ने कि हमने जैसे तैसे वो कामयाब होना है, और जो जान की बेअसूलियाँ कर लो। और फिर समाज के अंदर भी इतना इन्हितात हुआ कि लोग भी इसके बारे में अब कोई ज़्यादा मुताल्लिक़ नहीं होते। यानी मेरे साथ को मोहब्बत करता है तो मेरी सारी गलतियों को वो माफ़ कर देता है, और अगर जो बंदा मुझसे नफरत करता है वो मेरी अच्छी बातों को भी, वो कहता नहीं ये कलमा भी पढ़े तो गलत पढ़ता है। लिहाजा ये जो रवैया हमारा हो गया, ये बहुत अफसोसनाक, बहुत तकलीफदेह है। यही समाजों की बर्बादी की अलामत होता है। अच्छा कायरा साहब, ये जो बात हो रही है कि तरमीम की जाएगी और मुद्दत मुलाजमत का ओहदा बढ़ा लिया जाएगा, बादी नज़र में ये कहा जा रहा था कि ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब की वजह से किया जा रहा है। आपकी अपोजिशन पार्टी भी यही क्लेम करती थी। अब एक तरफ काजी फ़ायज़ ईसा साहब कैटेगोरिकली जब ये बात कर चुके हैं कि मैं ऐसी कोई तौसीह नहीं लेना चाहता, और उसके अलावा मुद्दत मुलाजमत में भी ये आपने इजाफा करना है तो वो मेरे ना करें, दूसरे जजेस की मुद्दत मुलाजमत में कर दें, तो इसके पीछे उनकी मंतिक क्या होगी? काजी साहब की मंतिक जी, काजी साहब पे ये एक अमूमी जो दबाव, पहली बात तो ये है कि जजेस की उम्र बढ़ा देने की ये बड़ी पुरानी बहस है, ये कोई नई नहीं है। ये मुझे याद पड़ता है जनरल ज़िया के दौर में भी इस पे एक मुबाहिसा होता रहा था, वकला के अंदर भी, और फिर जो हमारी हुकूमतें आई उसमें भी हुआ, फिर पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें भी ये मुबाहिसा था, मुशर्रफ गवर्नमेंट में भी ये हुआ कि जी जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए, 65 से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र 65 साल से 68 साल कर दी जाए, और हाई कोर्ट की 65 साल कर दी जाए। फिर एक तजवीज़ ये थी कि
जजेस की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की उम्रें सेम यानी 65 साल कर दी जाए। इस तरह की कई तजावीज़ रही। अब ये अगर किया जा रहा है, पहले तो टाइमिंग के साथ है, टाइमिंग के साथ नेक नियति भी हो, अगर बुरे वक्त पे हो, गलत वक्त पे हो तो वो फ्रूटफुल नहीं होती, और कमज़ोर फैसला भी ठीक वक्त पे हो जाए तो वो बेहतर फैसला होता है। जजेस की उम्र बढ़ाने का दुनिया के असूल असलूब भी थे। दुनिया भर में उम्र, पेंशन की उम्र या रिटायरमेंट की उम्र वैसे भी बड़ी है। पहले मैंने सुना है कि कुछ मुल्कों में 56 साल 58 साल की, फिर 60 साल हुई, फिर बढ़ते बढ़ते अब वहाँ अक्सर मुल्कों में, यूरोप में, जहाँ उम्र की यानी सेहत के हालात अच्छे हुए हैं, लोगों की तभी उम्र जो है मजमूई तौर पे उसमें तवालत आई है, तो उन्होंने वो उम्र जो है 65 साल और 68 साल कर दी है। तो ये जब आप एक स्टडी के तहत, एक असूल के तहत करते हैं तो एक और बात है। काजी साहब के ऊपर क्योंकि बड़ा एक बहस छिड़ गई कि ये सारा कुछ हो काजी साहब के लिए रहा है, तो उन्होंने बेहतर समझा कि मैं बजाय इसके कि मैं अपने ऊपर ये बहतान लूँ या ये बात हो, तो उन्होंने अगर ये बात कही है तो ये अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि अगर आप प्रिंसिपली करना भी चाहते हैं और मैं उसकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन आप मुझसे ना करें, मेरे बाद इसका नफाज करें, ताकि ये जो तासर है कि मुझे उम्र में तवालत दे के या मेरी मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ा के इससे गवर्नमेंट को बेनिफिट लेना चाहती है। राना साहब, जिस तरह बात कायरा साहब ने की है कि टाइम मैटर करता है, और अच्छे टाइम पे आपने कोई की है, हल्की सी भी आपने कोई तरमीम की है या कोई हल्का सा फैसला किया है तो वो भी अच्छा हो जाता है। इस वक्त का फैसला किस हद तक अच्छा होगा? नहीं, बिल्कुल कायरा साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये वक्त नहीं, उम्र भर जहाँ बढ़ा देना कोई मसला नहीं था, वो बिल्कुल चल रही थी बहस। लेकिन उस वक्त पे जब किसी शख्स के हवाले से ये हाथ का जिक्र हो कि इनको ओबलाइज करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और उस वक्त में वो शख्स कह दे कि नहीं भाई मुझ पे ना करे, ये सारा इल्ज़ाम मुझ पे ना, ये कायरा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात। कायरा साहब वापस ज्वाइन कर चुके हैं, आप सवाल कर सकते हैं। कायरा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, और ये है भी, दलील भी ठीक है और बात भी ठीक है, और ये फैसला भी ठीक है। कायरा साहब, एक्सटेंशन ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर असम्बली के अंदर हमें किसी ना किसी तरीके से सुनना पड़ता है। क्या हम कभी एक्सटेंशन से जान छुड़ा सकेंगे, या एक्सटेंशन का एक रूल ही बना देना चाहिए कि हर सूरत में मिलनी चाहिए किसी को भी? गुजारिश है कि हर किसी को क्या मिलनी, एक्सटेंशन बुनियादी तौर पर नहीं होनी चाहिए जी। एक्सटेंशन का लफ्ज़ इसलिए रखा गया मेरे ख्याल में जो सर्विसेज के अंदर है कि अगर फर्ज करो जंग छिड़ जाती है, खुदा न खास्ता को बहुत बड़े लेवल पे तूफान आ जाते हैं, अफरा तफरी हो जाती है, तो फिर जो अहम ओहदे होते हैं या जो ज़रूरी बंदे बैठे होते हैं, सर्विसेज चल रही होती हैं, उसके अंदर उस वक्त में तब्दीली करना बहुत क्रिटिकल होता है। लिहाजा एक टाइम भी इस नीयत के साथ कि हमने इस ज़रूरत के तहत ये छोटा सा, जितने अरसे की ये ज़रूरत है उतने अरसे के लिए हमने एक्सटेंशन की है, ये तो एक जायज़ और दुरुस्त तरीकाकार है। लेकिन ये जो मुरव्वज हो गया है कि एक जो टर्म है एक और टर्म दे दी जाए, मैं तो हमेशा इसका मुखालिफ रहा। जी बिल्कुल, मैंने इसलिए पूछा ना, मैंने कहा कि यहाँ तो फिर उसके बाद कल पार्लियामेंट भी कहेगी हमें एक्सटेंशन दे दें, हमें भी कोई 2 साल के दे दें। राना साहब, एक अच्छी बात यह है कि काजी साहब ने अगर ये कह दिया है और काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेते और हुकूमत उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके बाद आने वाले जजेस की मुद्दत में बड़ा इजाफा करती है, तो फिर ये जो बहस हो रही है, जो हमारा खदशा है, फिर वो तो खत्म हो जाएगा ना। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि पीटीआई जो बहस कर रही है वो शायद मुनासिब इसलिए नहीं कि वो आउटगोइंग चीफ जस्टिस यानी काजी साहब के ऊपर चेक कर रहे हैं और उन पर एलिज कर रहे हैं कि ये चले जाने चाहिए, ये हमारे मुखालिफ हैं, और ये जब जाएंगे, ये तो एक तरफ एलिगेशन आ गया कि उनके ऊपर, सिटिंग चीफ जस्टिस के ऊपर आपने और उनके साथियों के ऊपर आपने इल्ज़ाम दे दिया कि जी ये जाएंगे, हमारे साथ तो इंसाफ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये कि वो पार्शियल है। दूसरा कि जो आने वाले होंगे वो जब आएंगे तो ये हुकूमत चली जाएगी, फिर सब हमारा ठीक हो जाएगा। आपने पहले ही उनको भी कंडेम कर दिया कि आपने ये कह दिया अच्छा वो तो और किसी के नहीं, वो तो हमारे, ये हमारे नहीं। सो आप किसी की खिदमत नहीं कर रहे, आप इदारे को बिनहसुल इदारा कंडेम कर रहे हैं। ये भी बड़ी ख़तरनाक बात है, इसको भी सोचने की जरूरत है। अच्छा कायरा साहब, जो ऐवान सदर के अंदर इशाइया था, उस इशाइये की सूरत हाल क्या रही? यानी 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंचने का इशारा मिला। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं
वो हुकूमती बेंचेस का हिस्सा बनने पे तैयार हुए, और ये जो उनके बारे में चहमगोइयाँ चल रही हैं कि उनको आईनी ओहदा मिलेगा, 4 वजारतों की ऑफर की गई है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मैं तो जी लाला मुसा में हूँ, अपने घर पे हूँ, इसलिए मुझे कोई वहाँ की सूरत हाल का पता नहीं है। मैं पार्लिमानी पार्टी में नहीं, क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूँ इस वक्त, लिहाजा पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग्स में डिस्कशंस हुई मैं उनसे आगाह नहीं हूँ, और जो दोस्त वहाँ पे मौजूद थे उनको डिस्कशन भी नहीं हुई। मैं अब कुछ इस्लामाबाद आऊँगा, कोई दोस्तों से मुलाकात होगी या पार्टी के अंदर इस पर डिबेट हुई तो फिर पता चलेगा। बाकी तो मैंने भी आपसे और इस तरह दोस्तों से या मीडिया से सुना है, मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। कायदा साहब, एक मामला चल रहा था पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोऑर्डिनेशन के हवाले से और पावर शेयरिंग के हवाले से काफ़ी मीटिंगें भी हुई, एक लास्ट मीटिंग कैंसिल हो गई। तो पीपल्स पार्टी को क्या गिला है अभी तक मुस्लिम लीग नून से कि पंजाब के अंदर जिस पे मीटिंग्स बार बार हो रही है, लास्ट मीटिंग तो नहीं हुई लेकिन पीपल्स पार्टी के गिले सुनने में आते हैं? राना साहब, जब भी कोई इत्तेहादी हुकूमत बनती है ना, कोalition होती है, तो कोalition में क्योंकि मुतसादम ख्यालात की जमातें होती हैं, मुख्तलिफ ख्याल होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आई होती हैं, वही इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ा होता है और आइंदा भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना होता है। लिहाजा उनके अपने अपने कंस्टिट्यूंसीज होती हैं, उनका आपको पॉलिटिकली ख्याल रखना होता है। मुल्क की ज़रूरतों के तहत आप इकट्ठे होते हैं तो आप कुछ चीज़ें लिख लेते हैं कि हम आपको अगर अपने अपने मंशूरों से हट रहे हैं, कुछ उसमें कुछ तरमीम कर रहे हैं, तो ये नेशनल इंटरेस्ट में है और इस कंसेंसस के लिए। तो वो जो तहरीर होती है वो आपके दरमियान एक मिसाक होता है एक तरह का, उसको लेके चले तो चीज़ें स्मूथली चलती हैं। उसके ऊपर कुछ चीज़ों पे अमल नहीं हुआ तो वो हमने निशानदेही की, उसके ऊपर मीटिंग्स हुई है, कुछ पे अमल हो गया, कुछ पे हो जाएगा। ये छोटा मोटा गिला शिकवा चलता रहता है, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ। आइंदा भी शायद इस तरह के गिले हो, लेकिन बेहतर यही होता है जो लीड पार्टनर होता है उसमें भी बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि उसने भी अपनी जमात को, अपनी कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करना होता है और ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है। मसलन मेरे शहर में या मेरे ज़िला में या लाहौर में जहाँ पे मुस्लिम लीग के मेंबर्स होंगे वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले भी हों, और हमारे मुल्क के अंदर बहरहाल तरक्याती काम हो, नौकरियाँ हों, आगे पीछे पोस्टिंग ट्रांसफर हो, हम कितने भी असूलों की बातें करते रहे, ये बात तो है तो दुरुस्त, आपको भी ज़रूरत होगी, आप भी सिफारिश कर लेंगे या करा लेंगे, मुझे हुई मैं भी कर लूँगा, मैं भी सिफारिश कर लूँगा। तो ये तो हमारा मुरवजा रिवाज है। लिहाजा इसके अंदर जमातें मुश्किल तो होता है ना कि आपके अपने साथी भी कह रहे हो और सिटिंग मेंबर आपका हो और साथ नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी को, तो वो कह दी हमारे भी हक है। तो ये हमारी रवायत से हटके है, लेकिन इसमें एक ब्लेसिंग ज़रूर है। अगर ये हमें ब्लेसिंग के तौर पे हम इस्तेमाल कर लें कि हम इसको मेरिट की तरफ ले जाएं, कि सब कुछ मेरिट पे हो जाए, ना किसी की पोस्टिंग ट्रांसफर इस पे हो, ना नौकरी हो, ना कुछ और हो, तरक्याती काम भी अगर मेरिट हो जाए ताकि किसी भी जमात के साथ ज्यादती ना हो तो ये बेहतर होगा। लेकिन हमारा मसला ये है कि फिर इलेक्शन के अंदर कंपैरिजन लोग भी और कैंडिडेट भी ये करते हैं। पीटीआई का कैंडिडेट आएगा तो वो कहेगा कि जनाब मैंने तो ये किया था, ये मुस्लिम लीग की हुकूमत है इसने क्या किया। मैं आऊँगा तो मैं कहूँगा जी देखो मेरी गवर्नमेंट थी तो मैंने तो ये कराया था, ये जो मुस्लिम लीग वाला है इसने क्या किया। तो ये जो सवाल होते हैं और इसमें लोगों का व्यू बदलता है, इसकी पॉलिटिकल कीमत होती है, लेकिन ये कहीं से शुरू होना है। तो किसी एक बुनियाद पे वो नौकरियों से शुरू कर ले, वो पोस्टिंग ट्रांसफर से कर ले, कि मेरिट का आगाज कर लिया जाए, ये शायद बेहतरी का सामान भी हो सकता है। मेरिट का आगाज़ कर लिया जाए तो वो बेहतरी का सामान हो सकता है, बसूरत दीगर तो फिर लोगों को आराम करने के लिए वही पुराने तर्ज सियासत को अपनाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या होगी। पुराने जलसे के SOPs की खिलाफ वर्जी के बाद का जिस तरीके का मंजरनामा देखना पड़ा है, अब अगले जलसे का जो प्लान किया जा रहा है और जिसके लिए कहा जा रहा है कि अब NOC हो भी या ना भी हो तो तब भी हम जलसा करेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। PTI के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, कुछ गिरफ्तारियाँ हो गई, अब कुछ गिरफ्तारियों के लिए कोशिश थे कि मेन टियर लीडरशिप जो है वो उठी और जाके वो बैठ गई है पेशावर के अंदर। अब अगले जलसे तक के लिए क्या पेशावर ही मस्कन रहेगा? मुख्तलिफ अदालतों के अंदर भी गए, हमने जाकर वहाँ पे अदालतों से भी हमने
क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक है। आईने पाकिस्तान हमें याद है कि हम पुरअमन तरीके के साथ शाहिद भाई राबिता दोबारा से बहाल करते हैं, आवाज़ में कुछ मसाइल का सामना है। राना साहब यही बात जो बैरिस्टर शाहिद साहब से हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या अगले जलसे तक के लिए मस्कन वही होगा, पेशावर ही? नहीं, कोई पेशावर मस्कन नहीं होगा। मैं आपको ये खबर दे दूँ, 13 तारीख को तहरीक इंसाफ मुल्कीर एहतजाज कर रही है। अच्छा जी। और बानी तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कह दिया कि इस एहतजाज में हर शख्स अपने अपने इलाके में होगा, ठीक, और उसको वो लीड करेगा। उसने कहा जेलों से अगर आप डर रहे हैं, जुमे के रोज़, हाँ जुमे के रोज़ 13 तारीख को भरपूर एहतजाज की उन्होंने निकाल दिए। और उन्होंने कहा जी जो अगर डरना चाहता है तो वो खामोश होकर बैठ जाए, पार्टी जो है वो अपनी क़यादत जो है पार्टी की वही करे जो सामने आके कर सके। ठीक, बैरिस्टर शाहिद साहब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर आवाज़ में मसाइल का सामना था सर। मेरा सवाल ये था कि अगले जलसे तक के लिए रहना कहाँ पे है जब गिरफ्तारियों का भी खदशा है? देखें यासिर साहब, रहना तो यहाँ पे ही है। पंजाब के अंदर भी पूरी लीडरशिप मौजूद है, हम लोग खुद पंजाब के अंदर मौजूद है, इस्लामाबाद के अंदर भी हमारी लीडरशिप मौजूद है। देखिए हमने किया क्या था, बड़ा सीधा सा था। हमने गवर्नमेंट ने हमें एनओसी दिया, उससे पहले इस जलसे को पोस्टपोन किया गया। वो भी आपको पता है कब सुबह 7 बजे जाके इमरान खान को उठाया गया और बाद में उनसे कहा गया और उनकी मतलब जो है गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर वो सारा जलसा पोस्टपोन हुआ। और उसके बाद जो हमने जलसा किया, आपने देखा कि अवाम वहाँ पे समंदर था अवाम का, और हुकूमत ने हर तरह की मशीनरी इस्तेमाल की अवाम को रोकने के लिए। लोग जो है वो 8-8, 10-10 किलोमीटर चल के आए हैं। तो खुद वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मौजूद था। मैं रात वहाँ पे गया हूँ। अगले दिन जलसे के अंदर हमने जब पहुँचना था तो मुझे इट टुक मी राउंड अबाउट 6 आवर्स फ्रॉम माई अकोमोडेशन टू रीच एट जलसागाह। और जो जलसागाह हमें दी गई उसके हालात ऐसे थे, खड्डे ही खड्डे थे। सारी रात हमें वहाँ पे काम करके मतलब उसको ठीक करने दिया गया। और जब हमने जलसा किया, एक पुरअमन जलसा, जो हमारी कमिटमेंट थी गवर्नमेंट के साथ, जो हमारी कमिटमेंट थी इंतजामिया के साथ, जो हमारी कमिटमेंट थी अदालत के साथ, हमने उस कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए हमने वहाँ पे जलसा किया। पुरअमन जलसा था, एक गमला तक नहीं टूटा। और जब हमने अभी जलसा चल रहा है और उस दौरान आपने देखा कि वहाँ पे शेलिंग भी की गई, उस दौरान वहाँ पे हमारे वर्कर्स के साथ पुलिस ने जो है रवैया भी गलत किस्म का इस्तेमाल किया। और उसके बाद हमारे ऊपर FIR हुई, हमारे चेयरमैन को उठाया गया, कुरैशी को जिस अंदाज के अंदर ले जाया गया, शेर अब्दुल मोहम्मद को। दे आर पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंट की हुर्मत को आपने पामाल कर दिया। कल आपने तहस नहस कर दी। आइन और कानून नाम की कुछ चीज रही नहीं। वो इदारा जहाँ पे बैठ के कानून साजी होती है, जिसका नाम पार्लिमान है, जिसकी हुर्मत के लिए ये उसी पार्लिमान की हुर्मत को इन्होंने तार तार किया। जब पार्लिमान के अंदर से, और जब पार्लियामेंट का स्टेशन जो है वो प्लेस है, वहाँ पे स्टेशन चल रहा है। आप यू कैन नॉट अरेस्ट अ पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम द पार्लियामेंट व्हेन द असेंबली इज इन सेशन। तो आपने वहाँ पे सारे के सारे मामलात को किया और उसके बाद उठा के ले गए। और आज क्या हुआ है आपके सामने है कि वहाँ पे जब ये मामलात हुए तो हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को, उनको तो आज रिलीज कर दिया गया, लेकिन बाकी सारों को, किसी को जो है वो जुडिशियल लॉकअप में भेज दिया गया, किसी को फिजिकल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया। इन लोगों का कसूर क्या था? कसूर ये था कि ये पुरअमन जलसा किया। कसूर ये था कि हम अपने जो है बुनियादी हकूक जो आईने पाकिस्तान हमें देता है, हम उनको एक्सरसाइज करना चाहते हैं। कसूर ये है कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। कसूर ये है हमारा कि हम लोग जो है बतौर एक सियासी जमात अपना सारा मौकफ अवाम के सामने रखना चाहते हैं। हुकूमत को बतौर अपोजिशन बताना चाहते हैं कि अवाम के दिल की धड़कन के अंदर इस वक्त इमरान खान फंस चुके हैं। और इमरान खान, मिनिस्टर शाहिद मसूद साहब, 13 तारीख को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल है। क्या ये कॉल पंजाब में भी चलेगी? बिल्कुल राना साहब, चलेगी। हमारी जो लीडरशिप की कॉल है उसके ऊपर लब्बैक कहा जाएगा। इंशाल्लाह पंजाब की पूरी लीडरशिप निकलेगी। और कब नहीं निकली, आपने यके बाद दीगरे बहुत सारे हमने इस तरह के जो है वो प्रोटेस्ट अपने रजिस्टर करवाए हैं, जिसके ऊपर हमारे ऊपर FIR हुई हुई। हमारे एक एक टिकट होल्डर, एक एक जो है पार्लियामेंटेरियन के ऊपर कम से कम 40-40, 50-50 FIR है।
लेकिन वो FIR हमें हमारा बुनियादी हक जो राइट टू प्रोटेस्ट है उससे उसने बाज नहीं रख सकी। ये रियासती जबर है, एक फाशिस्ट जो है वो गवर्नमेंट इस वक्त इन प्लेस है और वो बदले ले रहे हैं गिन गिन के इस हवाले से कि अवाम जो है वो किसी तरीके से बाहर ना निकल जाए, बाहर निकल के कहीं ये पूरी का ही जो है वो तख्ता ना उलट जाए, इस चीज से डरते हैं। और आपको पता है आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह अगर ये जो इलेक्शन पिटीशन है इनके फैसले सही मानों के अंदर आए तो कानून हो गए तो ये तो असेंबली वैसे फॉर्म 47 इनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये 2 मिनट लगेंगे, ये तहस नहस हो जाएंगे और इंशाल्लाह हकीकी जमहूरी जो है हुकूमत इमरान खान की शक्ल के अंदर पाकिस्तान के अंदर आनी ही आनी है, कोई आदमी उसको रोक सकता नहीं। और उस हवाले से कॉल होगी, इमरान खान साहब कॉल होगी, उसके ऊपर लब्बैक कहते हुए इंशाल्लाह वर्कर भी निकलेगा, हमेशा निकला है। आपने इस्लामाबाद का जलसा देखा, लाखों की तादाद के अंदर लोग मौजूद थे, फैमिलीज मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, खवातीन मौजूद थी और वहाँ पे पुरअमन जलसा हुआ। बताया गया हुकूमत को कि हम लोग ये यासर आपसे सवाल करेगा, अच्छा पुरअमन जलसा है, अली मुन गंडापुर साहब ने अपने गनमैन से गन लेके वो तान ली है, गौहर यूब साहब ने पिस्टल तान लिया है, बाकी लोगों ने भी असला अच्छा हादसा तान, तो उनके इंस्पेक्टर्स को आपने हरासा किया है, अगवा किया है, आप कहते हैं पुरअमन था? राना साहब ये इस तरह की बातों से जो ये हुकूमत एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, इस तरह की बातों से क्या इमरान खान को निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। आपने तो इमरान खान को 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ तो ही वॉज बिहाइंड द बार्स, तो लोगों ने इमरान खान का निशान जो बल्ला मौजूद भी नहीं था, लोगों जो निशान मिल रहे PTI के टिकट होल्डर्स को, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के उसके ऊपर ठप्पे लगाए। तो आप क्या समझते हैं ये तो दीवाने का ख्वाब है कि अगर इस तरह की बातें करके अवाम के दिलों से इमरान खान के लिए नफरत पैदा की जा सकती है, तो मेरा ख्याल है ये होने वाला नहीं। दिन ब दिन तहरीक इंसाफ एक हकीकत की तरह सामने आ रही है और पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, हकीकी मानों में जमहूरी जमात है, फेडरेशन की जमात है, वफाक की जमात। अच्छा बैरिस्टर शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल कानूनी मंजरनामे के हवाले से, ये जो नई तरामीम मंजूर हुई हैं जिसमें कलअदम करार देने की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी गई, अब उसकी बुनियाद के ऊपर जब दरख्वास्त दायर की गई एहतसाब अदालत में तो उन्होंने वो केस स्पेशल सेंट्रल जज साहब को मुंतकिल कर दिया, तो क्या ये एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में है कि वो केस किसी और को मुंतकिल कर दे या वो केस वापस भिजवा दे? देखिए कानून इस मामले में बड़ा क्लियर है, जब कोई एक कानून पार्लियामेंट से पास हो जाए तो उसका इम्प्लीमेंट होना है, और जब वो कानून अदालतों के सामने जाते हैं, अगर कोई चीज़ सब्सिडस हो उस मामले के अंदर और कानून कहता हो कि अब उस अदालत की अब उस मुतल्लिका अदालत का दायरा इख्तियार नहीं रहा, तो वो है जो नई अदालत बनी जिसके दायरा इख्तियार के अंदर वो चीज़ें आई तो उनको मुंतकिल ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब जिस तरह ये नैब की अमेंडमेंट्स आ गई जिनके ऊपर हमें सीरियस रिजर्वेशन है कि इन अमेंडमेंट्स को लाकर कुछ खास तबके को जो है वो फायदा देने की कोशिश की गई। आप सब जानते हैं एवनफील्ड अपार्टमेंट, पनामा लीक्स, दुबई लीक्स के अंदर जो मामला बने और इन अमेंडमेंट्स ने उनको प्रोटेक्शन दे दी उन लोगों को जिन्होंने इस पाकिस्तान का पैसा लूटा। लेकिन बारहा पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया और जिस तरह की कानून साजी हुई वो भी आपके सामने है, और उस कानून साजी के तहत अब जो केसेस खा वो इमरान खान साहब के हों या नवाज शरीफ के हों या किसी और शख्स के हों, वो अगर नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते तो नैब की अदालत को बिल्कुल उस चीज़ का इख्तियार नहीं है कि वो उसको सुने, बल्कि कोई और मुतल्लिका अदालत जिसको नए कानून के तहत इख्तियार दिया गया है वही इसको सुन सकती है। वही अदालत इसको सुन सकती है जिसको नए तरामीम के कानून के अंदर दायरा इख्तियार दिया गया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।